एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो अभी लास्ट टाइम में हमने लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटी की जैसे स्टार्ट किया था, तो हमने प्रेम्बल के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, पार्ट 1 पढ़ा जिसमें हमारा आता था द यूनियन एंड टेरिटरी। पार्ट 2 पढ़ा जिसमें आता है सिटीजन। पार्ट 3 पढ़ा जिसमें आता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है कि फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम, जिसमें स्पीच का आता है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस का आता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट आता है। फिर मैंने आपको कुछ टिप भी बताया, जिसके बाद हमारा फिर नेक्स्ट आर्टिकल आता है 23 to 24। वीडियो में इस वीडियो में लिंक कर दूँगी पहला वाला। आप अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको प्लीज़ जाइए, चेक करिए, क्योंकि आपको अपने अधिकार पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपको अगर अपने अधिकार पता होंगे तो आप उसके लिए एक्शन ले सकते हो। सो नेक्स्ट चीज़ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ आर्टिकल्स हैं बेसिकली, कुछ शेड्यूल्स हैं। तो बेसिकली मैं अभी आर्टिकल्स आपको पढ़ा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये कि आप इसका कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लाइक कि अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपने अभी BA फाइनलाइज किया है या BSc किया है या फिर जो भी किया है, उसके बाद आप कहीं एंट्रेंस ले रहे हो, अगर उसमें पॉलिटी भी है तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि पॉलिटी के ज़्यादातर क्वेश्चन आर्टिकल से आते हैं। या फिर आप अगर किसी छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक LLB, लाइक पुलिस का एग्ज़ाम है या फिर कोई भी SI का है या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए थोड़ा कम डिटेल, बट हाँ है, जितना डिटेल में है मैं बता सकती हूँ उतना ज़्यादा डिटेल है। इसके साथ में कुल ट्रिक भी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आर्टिकल 23 कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर। अप टू 23 में आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि अगर आपका कोई शोषण कर रहा है तो उसके विरुद्ध आपका क्या अधिकार होता है। तो देखिए आर्टिकल 23 में आता है बलात्श्रम। ठीक है, बलात्श्रम में क्या आता है, जिसमें इंसान की ट्रैफिकिंग की जाती है। लाइक कुछ लड़कियों को बंदी बना के यहाँ से वहाँ ले जा रहा है, बच्चों को बना के ले जाया जा रहा है, या चाइल्ड लेबर करवाया जा रहा है, तो वो इसके अंदर आता है। बंधुआ मजदूरी और बलात्श्रम वो इसके अंदर मना है। फिर आर्टिकल 24 एम्प्लॉइंग चाइल्ड बिफोर 14, अगर 14 साल के कम बच्चे से काम करवाया जा रहा है तो वो क्या आ जाएगा, बाल श्रम के अंदर आ जाएगा। अब उसके लिए चाहे पेरेंट्स हो, चाहे दुकान का मालिक हो, या कोई भी हो, उसको सज़ा दी जा सकती है। तो आर्टिकल 23, 24 आप याद सकते हैं। बाल श्रम, बलात्श्रम, बाल श्रम, पहले बलात आता है फिर बाल आता है। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 25 to 28 जो कि आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता। अब धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 आती है। 25 के अंदर आता है धर्म अपनाना, उसका पालन करना, प्रसारण करना, प्रैक्टिस करना, ये आर्टिकल 25 के अंदर आता है। फिर उसका बाद आ जाता है मैनेज रिलीजन अफेयर्स। अब जो है आप रिलीजियस अफेयर्स को कैसे मैनेज करते हो, उनको कैसे टैकल करते हो, वो इसमें आ जाता है। कि मतलब कोई मंदिर है, कुछ भी है, या मस्जिद है, या फिर जो भी है। ठीक, फिर उसके बाद आता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्स, टैक्स से स्वतंत्रता यानी मुक्ति। किसको, हमें नहीं, ये मिलती है टेंपल वाले को, जो रिलीजियस लोग होते हैं। कितना भी पैसा पा जाए, नॉर्मली सबको पता है कि आजकल सभी लोग मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं लगभग, और बड़े मंदिर हों जैसे सबरीमाला कह रही हूँ कि ये देखिए तमिलनाडु का एक कोई मंदिर है, ज़रा कमेंट करिएगा नीचे आप मुझे कि कौन सा तमिलनाडु का ऐसा मंदिर है या फिर कहाँ का ऐसा मंदिर है पूरे इंडिया में जो सबसे रिचेस्ट टेम्पल है। ठीक है, तो देखिए उसके पास इतना पैसा आता है, बट वो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं। वो सारा पैसा फिर मंदिर में लगाएंगे या ट्रस्ट में लगाएंगे, जहाँ भी लगाएंगे, मंदिर का है, उसमें गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। फिर आता है फ्री फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस स्कूल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो आपको मतलब इसमें किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को अटेंड करने से फ्री किया जाता है। तो आप देखिए वो कहीं भी रिलीजियस स्कूल और इंस्टीट्यूशन के लिए अटेंडिंग, जो आपको कहीं भी फोर्स नहीं कर सकते हैं कि एजुकेशन, रिलीजियस एजुकेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, आपको ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, वो नहीं कर सकते हैं। और वो उसको खोल सकते हैं कहीं भी। आप जैसे मदरसा वगैरह हो गया ना, तो ये आपका इसी के अंदर आता है 28 के अंदर। मदरसा हो गया, फिर आपका ये हो गया गुरुकुल। ठीक है, ये जो चीज़ें आ गई ना, वो आर्टिकल 28 के अंदर आती हैं। ठीक है, इसको आपका याद कर सकते हैं। धर्म मान कर दो, जबरन नहीं। धर्म
मान कर दो जबरन नहीं। धर्म में आ गया रिलीजन, मतलब इसके रिलेटेड आपकी स्वतंत्रता, प्रैक्टिस, सब कुछ। 25 मान कर यानी मैनेज, ठीक है, उसको कैसे मैनेज करना है रिलीजियस अफेयर को। कर यानी टैक्स। 27 जबरन यानी फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं। 28 कोई भी चीज़ फोर्सफुली नहीं कर सकते, आप ओपन कर सकते हो, आप जो मन करे वो कर सकते हो, बट आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हो कि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट को, रिलीजियस एजुकेशन को ज्वाइन करे, ठीक। फिर आता है आर्टिकल 29 to 30 जिसमें आता है कल्चर एंड एजुकेशन राइट, मतलब आपको आपके कल्चर यानी संस्कृति और एजुकेशन के राइट्स में माइनॉरिटीज़ के लिए है बेसिकली आर्टिकल 29-30। अब अगर ये भी लोग पूछ सकते हैं कि ये बताइए कि माइनॉरिटीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी राइट है, तो सबसे पहले आर्टिकल 14 हम लोगों ने 17 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें अनटचबिलिटी को बहिष्कार करने के लिए कहा गया। अब नेक्स्ट हम ये जो पढ़ रहे हैं 29-30 पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें आके आ गया प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर। अब कल्चर के अंदर लैंग्वेज आ गया, आपका वेशभूषा आ जाएगा, स्क्रिप्ट एंड कल्चर आ गया, मैरिज आ गया, खान पान आ गया, ये सब चीज़ें आ गई। मतलब कि जो प्रवासी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी लैंग्वेज को बचा सकते हैं, वो अपनी वेशभूषा, रहन सहन और खान पान को बचा सकते हैं। जैसे कि आपका देखिए ट्राइबल एरियाज़ में है, उनके खाने का तरीका, उनको पहनने का तरीका, सब कुछ बचाने का अधिकार उनको है और गवर्नमेंट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है कि वो इन चीज़ों को बदलें। फिर आ गया आपका आर्टिकल 30 जिसके अंदर आपका आ गया इस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सेव कल्चर। अब वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन्स में होता है मदरसा बनाया जाता है जहाँ पे वो अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, वो एक तरीके से अपने कल्चर को बचा रहे हैं क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर आ गया। फिर आ गया इधर आर्टिकल देखिए 31, जो आर्टिकल 31 था वो 303 कानून या विधेयक, आर्टिकल 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत आर्टिकल 330 में चला गया जिसके अंदर संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार 44 अमेंडमेंट 1978 के थ्रू 330 में चला गया। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 44 अमेंडमेंट का जो है 1978 किस आर्टिकल के लिए था, तो वो 31 के लिए था, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट आ गया हमारा आर्टिकल 32 जो कि आता है संवैधानिक उपचार अधिकार, ठीक है, जिसमें राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेमेडीज़। इसको भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा हुआ है, ठीक है, किसको, आर्टिकल 32 को। अब आप इसको पढ़ के ही समझ जाओगे कि ऐसा क्यों कहा है। अच्छा, आपने वो मूवी देखी क्या, अरे कोई बाबा साहिब करके आई थी जो कि भीमराव अम्बेडकर पे बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, वो बहुत ही अलग मूवी थी। उसमें कहीं भीमराव अम्बेडकर का जो है जिक्र ही नहीं था, पर वो मूवी वैसे थी जैसे लगता था कि उनके नाम पे है। साउथ की मूवी है कोई, ये नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, मुझे किसी को याद हो तो प्लीज़ नीचे बताइएगा। तो उस मूवी को अगर आपने देखा है, अगर नहीं देखा है तो देखिए, देखने के बाद थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी रह सकता है क्योंकि वह ऐसा मूवी ही है उसमें आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी रेट्स वगैरह के बारे में, तो हम बताते हैं। तो इसमें आता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं तो किस किस अधिकार के अंदर लोग जाते हैं, तो इसके अंदर इस 5 रिट्स के थ्रू जाते हैं। पहला आता है हेबियस कॉर्पस, ये आपने सुना होगा उस मूवी में, हेबियस कॉर्पस, मेंडमस, क्रेटियोरिस, हुई वारंटोस और प्रोहिबिटेशन, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो रिट्स है, ये रिट्स जो है वो आपका लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, सोर्स है ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका हेबियस कॉर्पस देखिए पहले क्या होता है। हेबियस कॉर्पस में आता है हैव अ बॉडी। हैव अ बॉडी का मतलब कि ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही लोगों पे अलाउ होता है, ठीक है, कि कोई भी किसी को भी आदेश दे सकती है सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ के लिए कि भाई हैव अ बॉडी, मुझे बॉडी चाहिए। ये किस अधिकार के अंदर होता है, देखिए जब एक्चुअली होता ये है कि अगर किसी को अरेस्ट किया है पुलिस वालों ने, ठीक है, अवैध रूप से अरेस्ट किया गया है, तो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है कि मुझे बॉडी चाहिए, आप उसको मेरे सामने प्रस्तुत करिए कि वो जिंदा है कि मर गया होगा। तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो मूवी रहती है उसमें जो लड़का रहता है उसको अरेस्ट किया जाता है, उसके फ्रेंड को एक को मार के कहीं फेंक दिया जाता है। तो जब उसको मार के फेंक दिया जाता है, मतलब पुलिस वाले उसको मारते हैं, उस चक्कर में वो मर जाता है और दूसरी को जो है वो कहीं छुपा देते हैं और कहते हैं वो मर गया, उसकी बॉडी नहीं मिल रही। तो बॉडी नहीं मिल रही है उस केस में
जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है इनको कि मुझे बॉडी चाहिए और आप मुजरिम को मेरे सामने पेश करिए, या फिर जिसको भी आपने इलीगल तरीके से अरेस्ट किया है आप उसको मेरे सामने लाइए। तो जो ऑफिसर है उस इलीगल जिसको बंद किया है वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है। क्या ऑर्डर देती है कि हैव अ बॉडी, मुझे बॉडी चाहिए। तो ये कहलाता है हेबियस कॉर्पस। ठीक है, हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आ गया मैंडेमस। मैंडेमस में आ गया आपका कमांड। तो कमांड करते हैं पब्लिक अथॉरिटी को, ठीक है, बट नॉट दादाजी एंड गवर्नर ऑफ स्टेट। देखिए दादाजी कौन है, दादाजी हमारे हैं प्रेसिडेंट है, तो दादाजी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि ये चीज़ करिए। ठीक है, कमांड नहीं दे सकते हैं, परामर्श वैसे नहीं दे सकते हैं, परमादर्श नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और ना ही गवर्नर ऑफ स्टेट को दे सकते हैं। कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश करने पर कि अपना काम भाई जल्दी जल्दी करो, मुझे इस केस का या इस चीज़ का निपटारा चाहिए, किसी भी अथॉरिटी को दे सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि पब्लिक अथॉरिटी कौन, पुलिस वाले। ठीक है, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, मनाही, फॉरबिडिंग द लेटर कंटिन्यू प्रोसीडिंग। जब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को यानी छोटे न्यायालय को जब ऑर्डर करता है किसी केस के बिहाफ पे कि वो इस केस के बारे में सुनवाई ना करे, तो वो आता है प्रोहिबिशन के अंदर, जिसको क्वेसी जुडिशियल या जुडिशियल बॉडी भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सेटियोरी होता है उत्प्रेषण। तो उत्प्रेषण क्या होता है, इशू बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर क्वेश्चन ऑर्डर पास्ड बाय द इन्फीरियर कोर्ट। जो है कोई भी चीज़ या कोई भी रिक्वायरमेंट वो अपने अंदर लेना चाहता है, अपने अंडर लेना चाहता है सुनवाई के लिए, तो वो आता है सर्टियोरी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है हाई कोर्ट को, इन्फीरियर कोर्ट को जो उससे छोटा होता है। तो ये हो गया आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 काफ़ी बड़ा है, तो आप इसको बहुत सिंपली याद कर सकते हो नॉर्मली जिस तरीके से मैंने बताया कि लीगल को बंदी ये सब, तो ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर आगे आपका क्वी वारंटो। क्वी वारंटो में आता है बाय व्हाट अथॉरिटी। इट मीन्स किस अथॉरिटी के थ्रू आपने जो है कोई काम किया है। सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड बाय व्हाट अथॉरिटी ही क्लेम टू बी पब्लिक ऑफिसर। मतलब किसी अथॉरिटी के थ्रू, किस अथॉरिटी के थ्रू उसने कोई बड़ा काम किया है, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ सकता है किससे, पब्लिक ऑफिसर से। ठीक, फिर आपका आता है आर्टिकल 33 to 35। ये आता है लिमिटेशन ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पे कुछ लिमिटेशन और इन्फोर्समेंट। तो संसद का फंडामेंटल राइट में बदलाव करने का अधिकार वो इन्हीं में आता है। ठीक, इसका मतलब हो गया ये। आर्टिकल 33 में आता है मॉडिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट फॉर आर्म फोर्स, पब्लिक फोर्सेस और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ये इसके अंदर आता है, यानी कि किसी भी आर्म फोर्स या पब्लिक फोर्स या फिर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में उसके फंडामेंटल राइट में बदलाव किए जाने का अधिकार 33 के अंदर। 34 के अंदर आता है रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट वाइल मैरिटल लॉ इज़ इन्फोर्स इन एनी एरिया। तो कहीं पे अगर मैरिटल लॉ इन्फोर्स होगा, लगा हुआ होगा, तो उस एरिया में फंडामेंटल राइट का रिस्ट्रिक्शन। फिर आता है आर्टिकल 35 जिसमें आता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू सम ऑफ द प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो लेजिस्लेशन होता है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स में कुछ बदलाव कर सकता है, वो आर्टिकल 35 के अंदर आता है। ठीक, फिर आता है आपके कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि आप जो है फॉरेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं और उसको इंडियंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे आर्टिकल जैसे जो सिटीजन्स के लिए हैं और किसी को भी नहीं मिल सकते, उन आर्टिकल्स में आता है आपका आर्टिकल 15, 16, 90, 29, 30। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए अलाउ हैं। आर्टिकल 14, 20, 21, 22 ये फॉरेन्स के लिए अवेलेबल है, यानी फॉरेन्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है फंडामेंटल राइट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 6 टाइप्स की आपके फंडामेंटल राइट, अगर पूछे कितने टाइप्स के फंडामेंटल राइट मेंशन हैं तो 6 टाइप्स के हैं। पहला है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू एजुकेशन एंड कल्चर एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ठीक है, 6 हो गए, ये आप नोट कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
जो ये है वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, यानी इसका सोर्स क्या है, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन है। और ये बेसिकली हुआ क्या था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का निर्माण कैसे हुआ था। जो BN राव हैं उनकी सलाह पे राइट्स को 2 भाग में बांटा गया। राइट्स को 2 भाग में बांटा गया, पहला था फंडामेंटल राइट, दूसरा था DPSP। फंडामेंटल राइट गारंटीड राइट होते हैं, DPSP जो होते हैं नॉन गारंटीड राइट होते हैं। फिर उसके बाद देखिए नीति निर्देशक तत्व भी इसको कहा जाता है। 36 में आता है मीनिंग ऑफ स्टेट, यानी कि जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 12 में पढ़ा है, आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आर्टिकल 12 में क्या था, डिफिनीशन ऑफ स्टेट, और यहाँ पे क्या है, मीनिंग ऑफ स्टेट। लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इसमें राज्य की परिभाषा है, जिसमें क्या है कि जो है जो राज्य है उसके अंदर सरकार कैसे बनेगी, संसद कैसे होंगे, उसका लोकल क्या और अदर अथॉरिटीज़ क्या होंगी, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। ये सब चीज़ें आर्टिकल 36 में है। आर्टिकल 37 कहता है सेल नॉट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट, नॉट डिबेटेबल, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेक लॉ। हाँ, तो इसका मतलब शेल नॉट बी इन्फोर्स बाय कोर्ट, मतलब कि क्या हो गया कि कोर्ट के द्वारा जो DPSP है उसको फोर्स में नहीं लाया जा सकता है कि आपको ये काम करना ही है, स्टेट को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया नॉट डिबेटेबल, मतलब इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती है कि आपको हमने स्कॉलरशिप रिलीज़ करना चाहिए था या फिर इस बच्चे को आपको स्कॉलरशिप देना ही देना चाहिए था। तो ये सब स्टेट का अधिकार है, वो दे ना दे, ये चीज़ लाए कि ना लाए, ये है क्या, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेक लॉ। ये स्टेट का जो ड्यूटी है कि वो किसी लॉ को बनाए, किसी नियम को बनाए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर एक नियम चल जाए, क्या नियम चल जाए कि जो भी हाल ही में नियम आया था, आपने कुछ जगह पे देखा होगा कि जो ई-रिक्शा हैं वो उसका एक साइड बंद रहेगा और एक साइड खुला रहेगा, लेकिन ई-रिक्शा में दोनों तरफ से निकलने के रास्ते होंगे ना। तो जो लोग शायद लखनऊ साइड में रहते होंगे या इधर उसके आसपास, तो यहाँ पे तो नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, बट लखनऊ साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि एक साइड बंद रखते हैं उनको कि उधर से नहीं निकल सकते दोनों तरफ। तो ये स्टेट का एक रूल है जो स्टेट बना सकती है। इसके लिए आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये फोर्स नहीं कर सकते है कि आप इसको मत बनाइए, इसको हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई आपदा होती है, कोई अनहोनी होती है, फिर उसकी जिम्मेदारी स्टेट को ही लेनी होगी, वो सेंट्रल लेने नहीं आएगा। तो ये उस पर वो कमेंट दे सकते हैं, इसलिए उसमें सेंट्रल का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर आता है आर्टिकल 38, इसमें कहता है स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द पब्लिक वेलफेयर। स्टेट को जो है लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय करना होगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 39 कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन लीगल एड्स। तो लीगल एड मतलब कि क्या हो गया कि आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा और लीगल एडवाइस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो फिर उसके बाद क्या आ गया कि 39 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो गया, और 39 का ए कहता है फ्री, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, एक्चुअल में मैंने ध्यान नहीं दिया कि 39 था इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बस कि मतलब इक्वल इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो 39A में है फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस। लीगल एड मतलब कानूनी सहायता, और इक्वल जस्टिस मतलब कि सबके साथ बराबर जस्टिस। अब इसके अंदर 39 के ए के अंदर ही पुलिस विभाग की स्थापना की गई है। ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई UPP का पेपर दे रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस, तो भाई साहब प्लीज़ ध्यान देके, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि पुलिस विभाग की स्थापना किस आर्टिकल के अंदर आया है, तो आप बता सकते हो कि 39A के अंदर आया है। फिर 39A के बाद आता है 40 में आपका क्या कहते हैं, 40 में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत का जो निर्माण और स्थापना जो हुआ है वो आर्टिकल 40 के अंदर आता है। अब इसके बाद ये किस शेड्यूल में है, आप ज़रा सा नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हाल ही में मैं अभी जल्दी आपको शेड्यूल भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। कोशिश करूँगी कि पूरी पॉलिटी डाल दूँ। फिर उसके बाद 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू ओल्ड एज सिकनेस। आपको जीवन निर्वाहन के योग्य वेतन मिलना चाहिए, आपको एजुकेशन का अधिकार है, आपको वर्क करने का अधिकार है, ताकि अपने अब बुरे टाइम में उसका लाभ उठा सकें, ठीक है, उनके पैसों का। फिर आता है आर्टिकल 42 जिसमें आपका आता है मैटरनिटी लीव, यानी जो महिलाओं को छुट्टी मिलती है उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो इसके अंदर आता है। प्रसूति सहायता केंद्र यानी डिलीवरी हेल्प्स जो बनाई गई हैं, आपके आसपास सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पे होंगे जहाँ आपको फ्री डिलीवरी के लिए मिलता है अपॉर्चुनिटी, आपको नहीं, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको,
तो वो इसी के आर्टिकल्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? 42। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका आ गया एक सेकेंड, हाँ, तो नेक्स्ट आपका आ गया प्रोविज़न ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ इन रूरल एरिया। तो आपका कुटेज उद्योग की स्थापना आर्टिकल 43 के अंदर आती है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट हैं, 43 है 43 भी। तो कुटित उद्योग यानी जो इंडस्ट्रीज़ की स्थापना अर्बन्स के अंदर शुरू हुई थी, मतलब गाँव में जो शुरू हुई थी, वो इसी आर्टिकल के अंदर शुरू हुई थी। तो अगर देखा जाए तो ये क्या है? DPSP है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है। इसके लिए कोई भी फोर्स नहीं किया जा सकता है किसी को भी या कुछ भी। और फिर उसके बाद इसका ए पार्ट कहता है वर्क पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ में इन सब चीज़ों के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं लोग। और ये ऐड हुआ 97th अमेंडमेंट एंड 97 अमेंडमेंट के थ्रू कोऑपरेटिव प्रमोशन किया गया है कॉर्पोरेटिव इंडस्ट्रीज़ का स्टेट में। फिर सबसे मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट आता है आर्टिकल 44, जो कि आप कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स। इसमें क्या आता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन से आता है, मतलब सभी के लिए बराबर के, हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो मतलब कहाँ पे थे? हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। तो इसमें क्या हो गया कि जो लोग हैं भारतीय हैं उनके लिए सभी के लिए इक्वल लॉ, यूनिफॉर्म लॉ है। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसमें कुछ केसेस आ गए। LLB वाले बेसिकली ज़्यादातर ध्यान दें कि आर्टिकल 44 के अंदर आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है, और वो ये भी पूछ सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। ठीक है, बाकी छोटे एग्जाम के अंदर पूछे ना पूछें, और LLB का जो इंटरेस्ट देने जा रहे हैं वो ध्यान से देखें। इसमें क्या कहते हैं? केस डीलिंग विद UCC, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें आते हैं जैसे मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस 1985 में जो हुआ था। फिर सरला केस जो हुआ था यूनियन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। और फिर आता है डैनियल लतीफ़े वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर आता है सीमा वर्सेस अश्विन कुमार 2006। फिर सबसे हाल ही का जो केस है वो है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आया था 2016 में, और ये आया था एक रिट के अंदर, रिट पिटीशन फाइल की गई थी सायरा बानो के थ्रू, उसके अंदर। फिर आ रहा है आपका आर्टिकल, वेरी सॉरी, यहाँ पे इसमें बंदर हैं, बहुत ऐसे शोर हो जाता है यार, तो नॉइज़ के लिए वेरी सॉरी, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको। मैं खुद ही इतना परेशान हो जाती हूँ उनकी वजह से। तो लेट्स स्टार्ट। तो 45 के अंदर आया 6 वर्ष से कम बच्चों के एजुकेशन। 46 के अंदर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन अंडर SC ST, और अनुसूचित में एजुकेशन की व्यवस्था। ठीक है, अनुसूचित जाति के जो लोग होंगे उनके लिए व्यवस्था इसमें आ जाएगी। बैकवर्ड क्लास के जितने भी लोग होंगे, वीकर सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन के जो लोग होंगे उनके लिए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्या लिखा है, तो ये से वीकर सेक्शन लिखा हुआ है, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा ये वीकर सेक्शन के लोगों के लिए। फिर ड्यूटी ऑफ स्टेट जो है राइज लेवल ऑफ द न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूवमेंट पब्लिक हेल्थ। ये किसके अंदर आता है? 74। स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो अच्छे स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन की व्यवस्था करे, ध्यान रखे उसका, उच्च आहार दे, मादक पदार्थ प्रदान करे, जैसे आयरन पिल वगैरह आ गई। ये ORS बीच में लागू हुआ था, ये पेट वेट की प्रॉब्लम के लिए बच्चों के लिए, तो ये इसके अंदर आती है। ठीक है, फिर 48 में आता है कृषि तथा पशुपालन स्थापना। देखिए जो ये इनके लॉ है ना, इनके लिए जो है सेंट्रल इनको पैसे देती है। ठीक है, अब ये नहीं कि इन्होंने बस कह दिया, ये सेंट्रल इनको पैसे देती है स्टेट गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। फिर आता है 48 कृषि तथा पशुपालन स्थापना, मतलब एनिमल हस्बेंड्री ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्रीकल्चर की जो है वो इसी के अंदर, मछली पालन वगैरह 48 आर्टिकल के अंदर ही शुरू की गई थी। फिर 48 एक क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट फॉर द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए सेव सॉइल वाला मिशन अगर आपने सुना होगा, सो अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ। सेव सॉइल मिशन है जो सदगुरु के थ्रू लॉन्च किया गया है, और इसमें आपको सेव सॉइल पे 400 डेज़ का मिशन है एक्चुअली में। ये वो डिफरेंट कंट्रीज़ जाते हैं इस समय अभी कर रहे हैं, और वहाँ पे सेफ सॉइल की भी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये इसके अंदर आ जाता है कि अपने इन्वायरमेंट को सेफ़ रखें। कहीं पेड़ कट रहा है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है, एक्शन ले सकते हैं।
आप मांग कर सकते हैं कि वो वापस वहाँ पे पेड़ दूसरा लगाएं काटने के बाद में। ये सब चीज़ें आती हैं और आप खुद भी ना ये करें, ये आती हैं। तो फिर आगे आपका 49 प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक एंड ऑब्जेक्ट फॉर द नेशन इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या आ गया, जो पब्लिक नेशन के जो इम्पोर्टेंस है, लाइक जो ज़रूरी चीज़ें हैं आप उनका सेफ उनको रखना पड़ेगा, ये इसके अंदर आती है, किसकी 49 के अंदर। फिर आपका आता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के लिए अलग अलग जुडिशरी, ये आ गई। फिर आती है 51 में आपका आ गया इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, जो पीस और सिक्योरिटी का अधिकार किस में आ गया, 51 में आ गया। सो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 3 में आपको फिर कुछ टाइम बाद पोस्ट कर दूँगी। सो यस, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो सबके साथ में। आप भले ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट ना हो, बट फिर एक बार कहूँगी कि आपको अपने जो है फंडामेंटल राइट्स का, आपको अपने राइट्स का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का ज्ञान होना चाहिए, चाहे पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। थैंक यू सो मच।